Hello dear students, welcome to the channel Physics Unlocked. After so many days, I come here with a video. बहुत दिनों के बाद एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। इस बार सबसे बढ़िया प्रॉब्लम बुक जिसको माना जाता है इन इंडिया, HC वर्मा, उसका प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ये सीरीज़ मैं बना रहा हूँ और अच्छे से हम HCV का जो ऑब्जेक्टिव्स है और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे पहला चैप्टर जो है HCV का, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स। उसका ऑब्जेक्टिव 1 आज ये जो छोटा सा वीडियो है इसमें सॉल्व करेंगे और फिर आगे चलते फिर ऑब्जेक्टिव 2 और एक्सरसाइजेस का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। ठीक है, सो दैट इज पहला क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव 1 का पहला क्वेश्चन बोल रहा है which of the following sets cannot enter into the list of fundamental quantities in any system of units। इनमें से कौन सा सेट ऐसा है जो कि किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं हो सकता। अच्छा, सबसे पहली बात कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होता है जो बाकी किसी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट रहता है। फंडामेंटल क्वांटिटी को लेके हम किसी भी अदर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको डिराइव्ड क्वांटिटी बोला जाता है, ये सबको पता होगा। सो फंडामेंटल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट रहता है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर फंडामेंटल क्वांटिटी है मतलब वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, सो दैट इज यहां पे लेंथ, पहला ऑप्शन देखते हैं, लेंथ, मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, लेंथ, मास एंड वेलोसिटी। लेंथ, हाँ चलो इंडिपेंडेंट है, मास इंडिपेंडेंट है, वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी के अपन लेंथ और मास को लेके वेलोसिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, सो वेलोसिटी को लेंथ और मास लेके डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये वाला जो, चलो ये देखो कैन नॉट एंटर बोला है, तो ये एंटर कर सकता है क्योंकि वेलोसिटी इन दोनों को लेके रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो ये एंटर कर सकता है। लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, यहां पे देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि लेंथ, टाइम, वेलोसिटी है, तो लेंथ बाय टाइम इज इक्वल टू, हम मान सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इज इक्वल टू होता है क्या? वेलोसिटी। तो लेंथ बाय टाइम करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई हम ये एंटर नहीं कर सकता। बाकी भी चेक कर लेते हैं। मास और टाइम को लेके वेलोसिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है मास और टाइम से। और तीसरा ये वाला लेंथ, टाइम, मास, लेंथ भी अलग, टाइम भी अलग, मास भी अलग, इंडिपेंडेंट है। सो यहां पे देखा जाए तो ये वाला जो ऑप्शन है अपना लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, लेंथ बाय टाइम होता है, वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है, तो तीनों इंडिपेंडेंट, मतलब खुद से इंडिपेंडेंट नहीं है। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैन नॉट एंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज? लेंथ, time and velocity. This set cannot enter in the list of fundamental quantities in any system of units. So ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी will be the correct answer. चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्या बोल रहे हैं? A physical quantity is measured and is expressed as n into u, where u is the unit and n is the numerical value. If the result is expressed in various units, then क्या होगा? ये चारों ऑप्शन दे रखा है, that is n is directly proportional to size of u, n is equal to under root of u, n is directly proportional to u squared and n is inversely proportional to u. एक चीज हम एक एग्जांपल लेके करेंगे, आपको समझने में बहुत इजी होगा ये वाला क्वेश्चन को। हम किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो n इंटू यू में के फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी, मान लो कि आपने कोई भी मेजर किया, मान लो 1 kg, आप मास को मेजर किए और उसका वैल्यू आपने लिख दिया कितना? 1 kg, तो 1 kg इज इक्वल टू क्या हो गया? 1000 ग्राम। ठीक है, तो ये एन यू के फॉर्म में है, मतलब इस न्यूमेरिकल वैल्यू को अपन ने मान लिया n1, kg को मान लिया u1 इज इक्वल टू, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू को हमने मान लिया n2 और इसको मान लिया u2।
सो एक केजी का वैल्यू जितना है 1000 ग्राम का भी वैल्यू उतना है, मतलब हम बोल सकते हैं N1U1 इज इक्वल टू N2U2। तो किसी भी क्वांटिटी को अपन अगर n इंटू यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो nu का वैल्यू, nu का जो वैल्यू होता है दैट इज N1U1 इज इक्वल टू N2U2 होता है, मतलब nu इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ये याद रखिए, nu इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट किसी भी वैल्यू के लिए, nu इज इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट। तो यहाँ पे डायरेक्टली mu इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो n इज इक्वल टू सम कांस्टेंट बाय u, मतलब अपन बोल सकते हैं n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u, डायरेक्टली बोल सकते हैं n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। तो कौन सा ऑप्शन सही बता रहा है, डी, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सही है, आ रहा है समझ में? ओके चल, इसको थोड़ा सा जब फ्रेम, अगर कुछ क्वेश्चन को अच्छे से देखना है और देखना है कि क्या करना है तो रिपीट करके आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या बोल रहा है कि सपोज ए क्वांटिटी x बी डायमेंशनली रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ m, l एंड t। कोई भी क्वांटिटी है जिसको हम m और l और t के मदद से हमने रिप्रेजेंट किया, दैट इज x इज इक्वल टू m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c। द क्वांटिटी मास, ये जो क्वांटिटी मास है ये कैन ऑलवेज बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ l t x। m को हमेशा हमेशा l t और x को लेकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैन नेवर बी डायमेंशनली रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ l t x। m को नेवर, कभी भी l t और x को लेकर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तीसरा, may be represented in terms of l t and x if a is equal to 0। हाँ, मास को हम in terms of l t x में भी कर सकते हैं अगर a का वैल्यू 0 है। फोर्थ, may be represented in terms of l t x if a is not equal to 0। हम उसको l t और x की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर a का वैल्यू 0 ना हो। हमेशा एग्जाम्पल लेके समझने में सबसे इजी रहता है, ठीक है ना। कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, x को मान लेते हैं, फोर्स मान लेते हैं, चलो फोर्स। तो F का वैल्यू क्या होता है, m1 l1 t minus 2। तो F हो गया x, A का वैल्यू हो गया 1, B का वैल्यू हो गया 1, C का वो वैल्यू हो गया -2। ये एक क्वांटिटी हमने ले लिया। तो एक बाय एक ऑप्शन को समझ के सॉल्व करते हैं। देखो, कैन ऑलवेज बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ l t x। अब खुद बोलो, मास को हमेशा सिर्फ l t और f को लेके सॉल्व कर सकते हो क्या? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन भी होता है। तो अब दूसरा भी m इज इक्वल टू क्या कर सकते हो, हाँ, f इज इक्वल टू m है, तो m इज इक्वल टू f बाय a हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आपका सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r होता है, तो m इज इक्वल टू f r बाय v स्क्वायर। दूसरा भी तरीके से आप कर सकते हो। हमेशा सिर्फ इन्हीं तीनों से सिर्फ m को सिर्फ फोर्स में और लेंथ में और टाइम में हमेशा होगा क्या? नहीं। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत है। कैन नेवर बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ l t x। क्या m को f, l और t के मदद से क्या कभी भी आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? क्या कर सकते हो, बिल्कुल दिख रहा है, m इज इक्वल टू f बाय l t माइनस 2 नीचे आ जाएगा, कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। may be represented in terms of l t x if a is equal to 0। अगर a is equal to 0 हो गया, ये a का वैल्यू अगर 0 हो गया तो खत्म है, मास का डायमेंशन ही नहीं है वहां पे, तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? अगर मास का डायमेंशन ही नहीं है तो रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो गया। लास्ट वाला, may be represented in terms of l t x if a is not equal to 0। यस, अगर a का वैल्यू 0 नहीं है, may be, हाँ बिल्कुल, may be हम f, l और t की मदद से m को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर a का वैल्यू 0 नहीं है। सो कौन सा ऑप्शन सही है? इट इज डी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी सही है। यहां तक फ्रीज कर लो, थोड़ा सा अच्छे से देख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। हो गया, आगे बढ़े। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, कोई एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, नेवर हैज ए यूनिट, उसका यूनिट ही नहीं रहता, ऑलवेज हैव ए यूनिट, ऑलवेज उसका यूनिट रहता है, मैं हैव ए यूनिट, यूनिट रह भी सकता है नहीं भी रह सकता, और चौथा बोला है डज नॉट एग्जिस्ट। देखते हैं इसको, ध्यान से देखो। डायमेंशनलेस क्वांटिटी मतलब जिसका डायमेंशन नहीं है, उसका यूनिट होता है कि नहीं होता? जैसे कि पहला का देखते हैं कि नेवर एज ए यूनिट, ऐसी बात नहीं है। एंगल, एंगल का डायमेंशन नहीं होता लेकिन उसका यूनिट तो होता है ना, प्लेन एंगल का रेडियन होता है, सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन होता है। तो ऐसे
यूनिट नहीं है बोल के नहीं बोल सकते, डायमेंशनलेस हो सकता है लेकिन उसका यूनिट रह सकता है। ओके, नेक्स्ट ऑलवेज हैव ए यूनिट, ऐसा भी नहीं है। डायमेंशनलेस है जैसे कि स्ट्रेन है, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ या चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, जो भी है। तुम्हारा जो स्ट्रेन है उसका यूनिट तुम्हारा क्या डायमेंशनलेस है, ठीक है, तो यूनिट लेस भी है, तो ऑलवेज हैव ए यूनिट, उसका स्ट्रेन का तो डायमेंशनलेस भी है यूनिट लेस भी है, तो ये वाला ऑप्शन भी है। मैं हैव ए यूनिट, हाँ बिल्कुल, डायमेंशनलेस है तो उसका यूनिट हाँ रह सकता है। ओके, मैं हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ओके, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट तो करता ही है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी, द सी ऑप्शन इज करेक्ट। A dimensionless quantity may have a unit. नेक्स्ट आते हैं, ये यूनिटलेस क्वांटिटी, एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, उसका ऑप्शंस देखते हैं। नेवर हैज नॉन जीरो डायमेंशन, ऑलवेज हैज नॉन जीरो डायमेंशन, may have नॉन जीरो डायमेंशन, डज नॉट एग्जिस्ट। यूनिटलेस क्वांटिटी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? बिल्कुल करता है, ठीक है ना। कैसे तुम्हारा ये हो गया ना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और ये वाला स्ट्रेन बताया तुमको, ये सब क्या है? यूनिटलेस है, उसका कोई यूनिट तो है नहीं, तो उसका अगर अगर यूनिट लेस है, यूनिट हीच नहीं है, तो डायमेंशन लेस होना लाजमी है, ठीक है ना। मतलब उसका यूनिट लेस है तो उसका m 0 है, l 0 है, t 0 है, ठीक है, सो जीरो रहेगा, उसका डायमेंशन जीरो में ही रहेगा, तो नेवर हैज नॉन जीरो डायमेंशन, सही है, बिल्कुल सही है। नॉन जीरो, नेवर हैज नॉन जीरो डायमेंशन, ठीक है, नॉन जीरो कभी भी, ये नॉन जीरो डायमेंशन कभी भी नहीं रहेगा। ये m1 l1 t minus 2 या m2 l1 जो भी है, m1 l minus 1 t minus 2, नेवर हैज नॉन जीरो, नॉन जीरो डायमेंशन कभी भी नहीं रहेगा, हमेशा जीरो ही रहेगा, हमेशा जीरो वाला डायमेंशन, मतलब इसका जो है डायमेंशन हमेशा जीरो में ही रहेगा, तो ये पहला वाला ऑप्शन तो करेक्ट ही है, सिंगल चॉइस है, तो एक ही करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे। सो दिस इज द ए इज द करेक्ट आंसर। एंड लास्ट वाला क्वेश्चन देख लो, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय अंडर रूट ऑफ 2ax minus x squared is equal to a to the power n sin inverse of x by a minus 1. Find the value of n. Find the value of n for which it is dimensionally correct. Obviously equal to है, इधर का एक्सप्रेशन है उधर का एक्सप्रेशन है, और ये n का वैल्यू क्या होगा, मतलब ऑब्वियसली हमको क्या करना है, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है देखना है। डायमेंशनल एनालिसिस क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, सॉरी क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि ईच टर्म शुड हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, मतलब इधर का डायमेंशनल फॉर्मूला जो होना चाहिए उधर का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होना चाहिए। अच्छा ओके, इंटीग्रेशन है, जानते हैं इंटीग्रेटिंग अगर ऑपरेशन करें तो डायमेंशन के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, सो हम बोल सकते हैं dx जो भी है किसी भी क्वांटिटी है, हम मान लेते हैं इसको एक लेंथ है, मान लो dx लेंथ है, तो इधर लेंथ है, तो इंटीग्रेशन का तो डायमेंशन नहीं होता तो हमने हटा दिया, तो सिर्फ बचा क्या, dx बाय रूट ओवर ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया। चलो इसको पहले सॉल्व करते हैं, बाकी वो उधर जाएंगे। अच्छा ये dx है तो लेंथ है भाई, चलो ठीक है लेंथ, रूट ओवर ऑफ, चलो रूट ओवर ऑफ है, ये भी लेंथ है तो लेंथ का स्क्वायर है। अच्छा यहाँ पे a और x क्या है हमको पता नहीं चला, चलो रहने देते हैं ना, इस साइड को यहाँ पे रहने देते हैं, दूसरे साइड में मान लो कि कोई क्लू मिल रहा है क्या, ये x और a के बीच में कोई रिलेशन है या नहीं है, थोड़ा सा क्लू मिल रहा है क्या देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये वाला देखो, ये है a टू द पावर n साइन इनवर्स ऑफ x बाय a माइनस 1 है, ठीक है, साइन फंक्शन कॉस फंक्शन लॉगरिथम ये सब का डायमेंशन के साथ कोई लेना देना नहीं रहता। सो ये हो गया आपका a टू द पावर n, और इधर जो 1 है देखो इसके साथ माइनस हो रहा है,
मतलब टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये 1 है, मतलब डायमेंशन लेस है। अगर ये डायमेंशन लेस है तो इसको डायमेंशन लेस होने के लिए x का वैल्यू जो होगा a का वैल्यू वही होना चाहिए, लेंथ लेंथ या मास मास या व्हाटएवर। हमने यहाँ पे लेंथ लिया है तो x इज इक्वल टू लेंथ है, तो ये भी लेंथ होगा। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया x और a का डायमेंशन समान है, तब जाके वो यूनिट डायमेंशन लेस हो सकता है। तो x इज इक्वल टू a, मतलब x भी अगर लेंथ है, कोई अलग लेंथ है, मान लो x भी अगर लेंथ है, इतना बड़ा लेंथ है x, तो ये a है, ये छोटा सा लेंथ है, या ये a है तो ये x है। अलग अलग लेंथ है, ऑब्वियसली a का वैल्यू अलग हो सकता है, x का वैल्यू अलग हो सकता है, लेकिन दोनों क्या है, लेंथ है। सो ये आपका लेंथ लेंथ इसको डायमेंशन लेस हो गया, साइन इनवर्स ऑफ ये हो गया 0, जो भी है ये तो गया। a टू द पावर n यहाँ पे रुका, यहाँ पे a टू द पावर n ही आया, मतलब हम बोल सकते हैं ये आया l टू द पावर n। ऑब्वियसली ये तो लेंथ आया तो l टू द पावर n आया। इधर चेक कर लेते हैं, a पता चल गया कि xc है, तो 2 का तो डायमेंशन नहीं रहता, कांस्टेंट है, लेंथ इनटू लेंथ वही लेंथ ही आएगा। सो यहाँ पे भी लेंथ का डायमेंशन 2 है, यहाँ पे भी लेंथ का डायमेंशन 2 है। यहाँ पे अलजेब्रा करके इसको काट के 0 मत कर देना ये गड़बड़ मत करना, ये डायमेंशन की बात होती है, मतलब ये अलग लेंथ है, ये अलग लेंथ है, लेकिन सिर्फ यूनिट को देखो, इसका भी मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, इसका भी मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर माइनस करोगे तो 5 मीटर स्क्वायर से 2 मीटर स्क्वायर माइनस करोगे तो 3 मीटर स्क्वायर, 0 नहीं हो जाएगा। सो मीटर स्क्वायर ही रहेगा, मतलब l टू द पावर 2 ही रहेगा। तो इनके बदले मैं लिख सकता हूं l टू द पावर 2। सो l बाय l टू द पावर 2 जो है, l का डायमेंशन 2 है, रूट ओवर हो जाएगा तो l आ जाएगा, l कट गया तो ये आ गया 1, डायमेंशन लेस आ गया, इधर का डायमेंशन लेस आ गया। लेकिन देखो उधर l टू द पावर n ही बचा है, तो n का वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि ये 1 आ जाए या डायमेंशन लेस हो जाए, ऑब्वियसली 0। अगर ये a टू द पावर मतलब l टू द पावर 0 हो जाए तो इसका वैल्यू हम बोल सकते हैं डायमेंशन लेस है। 1 का मतलब ये l टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 ऐसा नहीं है, ये l टू द पावर 0 का मतलब है कि लेंथ का कोई भी डायमेंशन नहीं है, तो 1 आया, एक कांस्टेंट आया व्हिच इज डायमेंशनलेस। ठीक है, सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव 1 ऑफ HCV, पहला वाला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। जो भी है आप इसको हमने वो बाकी ओनली 6 क्वेश्चंस आर देयर, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूंगा जो ऑब्जेक्टिव 2 है उसको अच्छे से डिस्कस करें और उसको थोड़ा समझ क्योंकि मल्टीपल चॉइस होता है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को उसको जानना बहुत जरूरत होता है। ठीक है, तो HCV का क्वेश्चन ऐसे हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। कोई अगर ये जो सॉल्व किया गया है इसमें अगर कोई डाउट है आपका तो नीचे कमेंट आप जरूर देना, मैं रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। और फिजिक्स अनलॉक्ड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक यू।